बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाज़ औक़ात इंसान से एक ऐसा फैसला यानी गलत फैसला हो जाता है, सरजद हो जाता है, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन उसका खमियाजा आपको काफ़ी देर तक भुगतना पड़ता है और एक स्नोबॉल इफेक्ट कह लें, इसको डोमिनोज इफेक्ट कह लें कि फिर एक फैसले के बाद दूसरा गलत फैसला, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और यूं ये सिलसिला जारी रहता है। और वैसे भी कहते हैं कि जब इंसान की बदबख्ती आ जाए तो उसकी अक्ल पर पर्दे पड़ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं बज़ाहिर ये फ़लसफ़ियाना बातें क्यों कर रहा हूं, जबकि मौजू मेरा ये है कि जनरल फैज़ हमीद के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अब समेटे जा रहे हैं। जी हाँ, जनरल फैज़ हमीद के प्रोजेक्ट्स समेटे जा रहे हैं। अब ये सरदार तनवीर इलियास की नाअहली का मामला ही देख लें, जो आज हाई कोर्ट की जानब से, आज़ाद कश्मीर के हाई कोर्ट की जानब से हुई तौहीने अदालत के केस में। अब बहुत से लोगों का ये मानना है कि सरदार तनवीर इलियास जो है वो अपनी ज़बान के हाथों खुद ही सियासी तौर पर शहीद हो गए। अब सरदार तनवीर इलियास एक इंतहाई अमीर तरीन शख्स हैं। उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। क्यों है हम सब जानते हैं। ये मुफादात का ताल्लुक है। वो नजरियाती तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के न कभी करीब थे न हैं। मुफादात होते हैं, आप सब बेहतर जानते हैं। इमरान खान का अपना मुफाद है कि ये अमीर आदमी है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस तरह जहांगीर तरीन और अलीम खान करते थे। उनको एक इन्वेस्टर की जरूरत थी। ये एम्बिशियस थे इक़्तिदार के लिए। तनवीर इलियास, इन्हें एक ऐसी पार्टी की जरूरत थी, तो बस दोनों की एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस हो गई, सहूलत की शादी हो गई और तनवीर इलियास आज़ाद कश्मीर के वजीर आज़म मुंतखब हो गए। अब आप यकीन कीजिए, जो मैं बात करने वाला हूं आप उससे इत्तफाक करेंगे। सरदार तनवीर इलियास, सहाफियों को उन्होंने गालियां दी, पाकिस्तान के वजीर आज़म से उन्होंने बदतहजीबी या बदतमीजी की, जजों को उन्होंने खरी खरी सुनाई, जलसा गांवों में उन्होंने इंतहाई गंदी बेहुदा जबान इस्तेमाल की, अपोजिशन रहनुमाओं के लिए उन्होंने इस तरह की जबानें इस्तेमाल की। यहां तक कि उन पर इल्जाम लग गया कि उन्होंने पता नहीं 1 अरब रुपया ISI के किसी ब्रिगेडियर को दिया था इंतखाबात से पहले। फिर जनरल कमर जावेद बाजवा को मुदाखलत करके उस ब्रिगेडियर को वहां से तब्दील करना पड़ा या बरतरफ हुआ, हमें यह मालूम नहीं। जो मैं बात करने वाला हूं वो ये है कि इमरान खान और दोनों में काफी सिफात जो हैं मुश्तरक हैं, यानी इमरान खान और सरदार तनवीर इलियास, दोनों की जुबान बहुत मीठी है, शीरीं जबान है, बात करते हैं तो फूल झड़ते हैं, दोनों बड़े खुश गुफ्तार हैं और दोनों में एक और कदर भी मुश्तरक है कि अक्सर इनकी जहनी कैफियत, जब ये गुफ्तगू फरमा रहे होते हैं तो इनकी जहनी कैफियत कुछ और होती है। इनका जहन, दिमाग और जबान साथ नहीं देती। आपने वो सुना होगा, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन इनकी नहीं होती, इनकी टंग एंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन नहीं होती, इनकी जबान में स्लर आ जाता है, लरज जाती है, कहना कुछ और चाहते हैं, मुंह से कुछ और बात निकलती है। वो सलीम साफी के साथ आपने इनका इंटरव्यू देख रखा होगा। ये तो उनकी सिफात की बात है। दूसरी बात यह है, इनके कुछ और भी मशागिल हैं जिनका मैं इस वीडियो में जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन जो सरदार तनवीर इलियास को जानते हैं, जिस तरह मैंने कहा ना, काफ़ी ज़्यादा सिफात इनकी आपस में मुश्तरक हैं। बहुत सी सिफात जो इमरान खान में है इनमें है, बहुत सी सिफात जो इनमें है वो इमरान खान में है। तो इस तरह की सिफात के भी मालिक हैं। इनके कुछ मशागिल ऐसे हैं और उन मशागिल के सारे सबूत जिनके पास होने चाहिए वो भी मौजूद हैं, लेकिन इनको जनरल फैज़ हमीद ने बतौर ख़ास, क्योंकि उनके भी करीब थे, इनको
जनाब वहाँ पर लॉन्च किया आज़ाद कश्मीर में। और आज़ाद कश्मीर में आपको पता है कि ये जो इससे पहले वाली वीडियो में मैं जिक्र कर चुका हूँ कि जब इस्लामाबाद पर चढ़ाई की गई, चढ़ाई का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये मुसल्लह जत्थों के साथ बतौर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर उन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की। 300 के करीब लोग गिरफ्तार हुए। जब उनसे पूछगछ तफ्तीश की गई तो बताया यह गया कि जनाब उनको तो पैसे और रकम देकर वहां से आज़ाद कश्मीर से यहां लाया गया है। अब आप देखिए, जब मैंने आगाज में बात की थी कि एक गलत फैसला आपसे कितने गलत फैसले करवाता है। अब आप अंदाजा कीजिए कि 2021 के 6 या 7 अक्टूबर की बात है। 2021 के 7 अक्टूबर की बात है जब उस वक्त के ISPR ने आर्मी चीफ की हिदायत पर एक नोटिफिकेशन किया कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो उस वक्त ISI के सरबराह थे, उनको वहां से हटाकर उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम जो उस वक्त कोर कमांडर कराची थे, उनको तैनात कर दिया गया है। यहां से ये सारा मामला शुरू होता है। इमरान खान ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। लंबी कहानी है, लेकिन मुख्तसरन ये उन्होंने इनकार कर दिया, जिससे आर्मी को काफी शर्मिंदगी उठाना पड़ी। आर्मी बतौर इंस्टीट्यूशन, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन का फैसला था, अदारे का फैसला था, महकमे का फैसला था, लिहाजा उसके बाद फिर इमरान खान ने अपनी वो जैसे कहते हैं ईन अड़ी पर आगे उन्होंने कुछ जर्नैलों के इंटरव्यूज किए जिनमें मौजूदा DG ISI भी शामिल हैं, और फिर उन्होंने इन्हीं का नोटिफिकेशन कर दिया। लेकिन फिर कहा कि नहीं जनाब, ये नवंबर के आखिर तक, यहां तक मैं इनको नहीं जाने देता जनरल फैज गौर। जो होना था वो हो चुका था। वो उस एक गलत फैसले के नतीजे में फिर आपने देखा कि गुज़श्ता साल मार्च के अवाइल में 9 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पेश हुई और ठीक 1 महीने के बाद उनकी हुकूमत खत्म हो गई। उस एक फैसले के बाद, यानी वो जो अक्टूबर वाला फैसला था, फिर मार्च में एक और गलत फैसला इन्होंने किया कि वो जो कासिम सूरी ने जो रूलिंग दी और उसके बाद असेंबलियां तोड़ने की एडवाइस की, उस पूरी चेन में सब लोग आते हैं। लेकिन उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट इनको सहूलत और रिलीफ दे गया। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कहा कि आइन तोड़ा है, इन्होंने आइन तोड़ा है तो सजा भी तजवीज कर देते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। खैर, उससे आगे आते हैं। उससे आगे आप आए तो जनाब फिर 25 मई का लॉन्ग मार्च, फिर उसके बाद अंदाजा कीजिए कि जो आर्मी चीफ का रास्ता रोकने के लिए फिर लॉन्ग मार्च, ठीक है, हुआ तो नहीं सब कुछ। फिर अब जरा सोचिए, एक जमात, एक शख्स, उस जमात का सरबराह, उसकी हुकूमत मरकज में है, उसकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में, उसकी हुकूमत पंजाब में, उसकी मखलूत हुकूमत बलोचिस्तान में है, उसकी पार्टी की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में है, उसकी पार्टी की हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में है। मरकज से हुकूमत खत्म होगी, बाकी 5 फेडरेटिंग यूनिट्स आप कह लें, जो भी आप कह लें, बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, 5 जगहों पर आपकी हुकूमत है। एक सिंध ऐसा सूबा था जहां पर आपकी हुकूमत नहीं है, यानी अमलन पाकिस्तान के 75% पर आपकी जमात और आपकी हुकूमत और आपका राज था। लेकिन क्या होता है कि वही मुशीर जिनको या फैसल बावड़ा कहते हैं कि आस्तीन के सांप, बिच्छू, कीड़े, पता नहीं क्या क्या नाम लेते हैं, उन्होंने आपसे क्या फैसला करवाया? आपने पंजाब की हुकूमत असेंबलियां तोड़ दी, पंजाब की हुकूमत खत्म कर दी, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खत्म कर दी, बलूचिस्तान में जो हाल है वो आपके सामने है। उसके बाद क्या हुआ? आज PTI की हुकूमत अमलन आज़ाद कश्मीर से खत्म हो चुकी है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं खत्म हो चुकी है, उसकी वजह यह है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां पर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसानी से हुकूमत बना सकती है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि कमर जमान कायरा जो है वो अमूर कश्मीर के मुशीर हैं और वजारत अमूर कश्मीर कंट्रोल करती है आज़ाद कश्मीर को। वजारत अमूर कश्मीर का एक सेक्रेटरी जो है होता है वो ऊपर होता है आज़ाद कश्मीर के सदर और वजीर आजम के। यानी वो एक सेक्रेटरी इमदाद रोक ले, कोई प्रोजेक्ट रोक ले, कोई काम रोक ले, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते कि वजारत अमूर कश्मीर के अंडर है ये पूरा आज़ाद कश्मीर। तो अब आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो समझदार लोग हैं, उनको पता है कि जनाब
अगर मरकज में हॉस्टाइल हुकूमत हो, मुखालिफ हुकूमत हो, तो आज़ाद कश्मीर को कभी इमदाद नहीं मिल सकती। यही वजह है कि हमारी तारीख गवाह है कि जिस जमात की हुकूमत मरकज में होती है, उसी जमात की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बनती है, उसी जमात की हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में बनती है। वो इसलिए लोग उस जमात को वोट देते हैं कि हमें फंड्स मिलेंगे, हमारे काम होंगे। अब वो मामला है नहीं, मरकज में हुकूमत और है, वहां पर हुकूमत और थी, मुश्किलात का शिकार था, फिर अपनी जबान के हाथों, मीठी जबान के हाथों वो शहीद हो गए। सियासी तौर पर मैं बात कर रहा हूं, बतौर वजीर आजम वो सियासत के मैदान में शहीद हो गए, तनवीर इलियास। अब वहां के लोगों की ये ख्वाहिश होगी कि जनाब हमारे ऐसी हुकूमत आए जो मरकज के साथ जिनके ताल्लुकात ठीक हों। और दूसरी बात यह है कि वहां पर पीटीआई के अंदर भी एक पूरा धड़ा मौजूद है, जो कि तनवीर इलियास और जो पीटीआई जिस उसके खिलाफ है, और पीटीआई जिस तरह बनी है हमें पता है। पीटीआई को तो आजाद कश्मीर में वजूद ही कोई नहीं था, ये तो पीपल्स पार्टी के बंदे तोड़े, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी यही हुआ है। फिर इन्होंने नून लीग के बंदे तोड़े, दीगर जमातों से इलेक्टेबल लेकर आए, पैसों वाले लोग लेकर आए, और ये पार्टी बनाई जनरल फैज ने, पीटीआई। वहां पर रोजे अव्वल से अगर कोई मजबूत सियासी जमात आजाद कश्मीर में अपना वजूद रखती है तो वह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये आजाद कश्मीर में जो लोग मुझे देखते और सुनते हैं, ये अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं कि मेरी बात में, मेरी दलील में कितना वजन है। और उसकी बहुत सी वजूहत हैं। एक तो यह है कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने जितना कश्मीर काज के लिए, बेनजीर भुट्टो ने जितना कश्मीर काज के लिए जितने ये लड़े हैं, बाप और बेटी, और अब बिलावल और आसिफ अली जरदारी जिस तरह कश्मीरियों के काज के लिए पूरी दुनिया में अलम बुलंद करते हैं, वो सब जानते हैं। यही वजह है कि उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक मखसूस रग़बत और कुर्बत है। तो लिहाजा अब हम समझते हैं कि हो सकता है कल को सुप्रीम कोर्ट इनको बहाल कर दे, इनकी नाअहली खत्म कर दे तनवीर इलियास की, लेकिन इस वक्त वो वजीर आजम नहीं है। और इलेक्शन कमीशन अगर उनका नोटिफिकेशन जारी कर देता है वजारत उज़्मा से हटाने का, तो वो अगर उनको अदालत बहाल भी कर दे तो वो दोबारा उनको अदम एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, हल्फ लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक दफा इलेक्शन कमीशन आपको बतौर वजीर आजम डी नोटिफाई कर दे और दोबारा आप बहाल हो जाएं, तो फिर उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। लेकिन अब यह प्रोसेस आसान नहीं होगा। मेरा कहने का मकसद यह है कि आजाद कश्मीर की सियासत जो लोग समझते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि वहां के लोग, उनकी ख्वाहिशात क्या होती हैं। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, वो कतई तौर पर अपोजिशन में बैठना ना वो पसंद करते हैं और ना वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो उनके लिए उनको हमेशा वही हुकूमत सूट करती है जिस पार्टी की हुकूमत मरकज में हो। अभी पीपल्स पार्टी की हुकूमत मरकज में नहीं है, लेकिन मखलूत हुकूमत तो है, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी तो है उसकी, कमर जमान कायरा जो है वहां के। और मैं तो समझता हूं ये अच्छी बात है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने ये अगर चाहते तो 2 महीने के अंदर अंदर आजाद कश्मीर की हुकूमत को खत्म कर सकते हैं, बल्कि 1 हफ्ते के अंदर। सेम गिलगित बल्तिस्तान में भी अगर ये चाहें तो 1 हफ्ते के अंदर ये हुकूमत खत्म कर सकते हैं वहां के वजीर आला की। तहरीक अदम एतमाद, कोई ना कोई बहाना मामला हो सकता है। ये पाकिस्तान एंड यू नो एंड आई नो व्हाट हैपेंस। एनीवेज, कटिंग इट शॉर्ट, ये मामला जो है बुनियादी तौर पर ये जनरल फैज का एक और प्रोजेक्ट बंद किया गया है। और समझदारों के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि समझदार के लिए इशारा काफी है। जो समझदार ना हो तो उसको तो इशारा क्या, उसको तो पकड़ पकड़ कर झंझोड़ कर भी कहें कि ये हो रहा है तो वो आंखें बंद कर लेगा शुतुरमुर्ग की तरह कि नहीं ये कुछ नहीं हो रहा। लेकिन हमें सब कुछ दीवार पर लिखा नजर आ रहा है। 2 प्रोजेक्ट्स और रह गए हैं जनरल फैज के, और वो आप बेहतर समझते हैं, वही बड़े घर वाले। वो प्रोजेक्ट भी आपको नजर आएगा 2, 4, 5 दिनों में। वो भी प्रोजेक्ट समेट दिए जाएंगे। क्योंकि मैं एक इंटरव्यू देख रहा था राना सनाउल्लाह का, जिसमें राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो नदीम मलिक के प्रोग्राम में कहते हैं हम बच गए हैं। बिल्कुल इसी तरह उन्होंने, मैं उनकी नकल उतार के, थोड़ी सी अदाकारी करके नकल उतार के मैंने ये बात की है हम तो बच गए हैं। तो बज़ाहिर ऐसा ही लगता है ये बच गए हैं, लेकिन एक तो बच गया और दूसरे का क्या होगा। वही बात, तेरा क्या बनेगा कालिया। पता नहीं अब कालिए का कुछ बनेगा नहीं बनेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।